नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो चाचा भतीजे की लड़ाई का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो महाराष्ट्र में जो बम हुआ, जो बम गिरा, राजनीतिक बम जो गिरा है, उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक हो रही है। उसकी गूंज बिहार तक गई है और उसकी गूंज राजस्थान में भी गई है। और भी कई जगह ऐसे हैं जहां ये जो बम फटा है उसकी जो किरणें हैं, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बढ़ गया है। प्रकृति भी कभी खुद न्याय कर लेती है। जिन शरद पवार ने पूरी अपनी राजनीति में लोगों के लिए गड्ढे खोदे, ऐसा भी वक्त आ गया कि जब वो उम्र के एक उस पड़ाव में हैं जब वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, तो वो खुद उस गड्ढे में गिर गए। एक जनता का एक मैंडेट दिया था जनता ने शिवसेना और बीजेपी को 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चलाने का, लेकिन शरद पवार ने उसमें व्यवधान डाला और एक पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दी। आज जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी में कि उन्होंने हमारे लोग तोड़े, आपने तो पूरी एक पार्टी तोड़ दी थी जिसको जनता ने मैंडेट दिया था। तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस शिकायत करने का, ना इस बात पर और ना शिंदे वाली बात पर, शिवसेना पर। ना उद्धव ठाकरे को कोई नैतिक अधिकार है और न शरद पवार को कोई नैतिक अधिकार है ये कहने का कि हमारे साथ हमारे लोगों को तोड़ा फोड़ा गया। आज जो हालात हैं, जिसे कहते हैं ना कि ये जो इनके जो भतीजे हैं, अभी जो मीटिंग जो हुई दोनों की, खैर वर्चस्व तो उसमें भतीजे ने दिखाई दिया और ये संभाव्य था, लेकिन अजीत पवार ने उसमें क्या किया था? पहले अजीत पवार ने पूरी स्टडी करी, शिवसेना वाले जो शिवसेना में जो विभाजन हुआ था, जो उसमें विद्रोह हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने पहले ही सारी तैयारी कर दी थी। उन्होंने केसेस भी देखे थे, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह केसेस हो सकते हैं और चुनाव आयोग में या जहाँ जहाँ भी संभावना है, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर दी और 30 तारीख को ही उन्होंने अपना पूरी कानूनी कार्रवाई कर दी। सारे 40 लोगों से एफिडेविट ले लिए एज पर उनके हिसाब से और अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुला दी। शरद पवार को भी निकाल दिया पार्टी से और एक दो नेताओं को जो है पार्टी से निकाल दिया। यानी उन्होंने पहले अपने विद्रोह को उजागर करने से पहले पूरी कानूनी कार्रवाई कर दी। पूरी जो फॉर्मेलिटीज है, जो जो सामने कुछ आने वाला है, जो जो संभावनाएं आगे आएंगी, उसका निराकरण पहले ही कर दिया ताकि शिवसेना वाला जो मामला था ऐसा न जाल में फंस जाए, ऐसा उसमें न फंसे, कानूनी जाल में या उसके जाल में, चुनाव आयोग के जाल में। तो ये तो उन्होंने पहले कर दिया। जो शरद पवार शिवसेना पर आरोप लगा रहे थे कि इनको पता ही नहीं चला कि उनकी पार्टी में टूट हो रही है, तो शरद पवार को तो उनकी पार्टी में तो उससे भी ज्यादा हुआ कि 40 लोगों ने पहले एफिडेविट दे दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया, सारी हलचलें हो गई और उनको खुद पता नहीं चला, जबकि वे अपने को चाणक्य मानते हैं और विपक्ष वाले भी उनको चाणक्य मानते हैं। एक्चुअली क्या है, चाणक्य होना अलग चीज है और तिकड़मी होना अलग चीज है। शरद पवार बहुत तिकड़मी हो सकते हैं, लेकिन तिकड़मियों का क्या होता है, तिकड़में खुल जाती हैं, कभी ना कभी वो एक्सपोज हो जाती हैं। और अजीत पवार जो है, जो उनके सगे भतीजे हैं, तो वो शरद पवार को बेहतरी से जानते होंगे, या जो छगन भुजबल हैं जो शुरुआती साथी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि शरद पवार क्या क्या करते हैं। और जो इस मीटिंग में जो कुछ उन्होंने बताया, जो बेनकाब किया, हालांकि अजीत पवार ये अभी भी कहते हैं कि हम पूरी बात नहीं बता रहे हैं। उनको एक वो दिखा रहे हैं कि अगर आप संभले नहीं और अगर आप हमारे खिलाफ कार्य करते हैं तो हम आपकी पूरी बातें
जनता को दिखा देंगे। उन्होंने सब बताया किस तरह 2014 में, 2019 में पहले उनसे कहा गया था सरकार बनाने के लिए बीजेपी से। तो ये सब चीज़ें जो है दिखाती है कि तिकड़म अलग चीज़ है और रणनीति अलग चीज़ है। चाणक्य होना बिल्कुल एक अलग चीज़ है और एक तिकड़मी होना अलग चीज़ है। उसमें जो ये घटनाक्रम हुआ, वो बड़ी बात ये नहीं है कि पार्टी विभाजन हो गया। बड़ी बात ये है कि उनका जो आभा मंडल था शरद पवार का, वो बिखर गया। और इसका जो सीधा सीधा परिणाम क्या हुआ कि जो विपक्षी एकता की जो बातें चल रही थी, जो अभी बंगलौर में फिर एकता होनी थी, वो एक्सटेंड हो गई, पोस्टपोन हो गई। वो अभी अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक शरद पवार जो सबको इकट्ठा ला रहे थे वो खुद ही मजबूत नहीं हो जाते हैं। ये जरूर है कि शरद पवार को थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी, लेकिन ये सहानुभूति इतनी नहीं होगी कि वो अपने पैर पे दोबारा खड़े हो जाए या अपनी पार्टी को दोबारा उठा सकें। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव की बात होगी, नहीं 2014 के चुनाव या 19 चुनाव में, इन दो में से किसी एक चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात है, इनके पास ईडी का समन गया। चुनाव नज़दीक थे और ईडी ने खाली समन भेजा, ये ईडी के यहाँ पहुँच गए। ईडी ने बुलाया नहीं था, लेकिन उन पे जो समन माने उनको लेटर मिला हुआ कि आपके खिलाफ ये चार्जेस आप बताएं, तो उन्होंने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया। और उसके तत्काल बाद विधानसभा चुनाव थे और सहानुभूति में जो एनसीपी खत्म हो रही थी, उसको एक जीवन दान मिल गया और वो अच्छे नंबर उसको मिल गए, अच्छे विधायक उनके चुने गए, अच्छे नंबर के विधायक चुने गए। इस बात को उनकी पूरी पार्टी जानती है। पूरी पार्टी यानी जो बड़े बड़े नेता हैं, अजीत पवार हो गए, छगन भुजबल हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, या जितने भी लोग इनके साथ आए हैं, जो जमीन से उठे हुए लोग हैं, जिनकी जमीन पर पकड़ है। बेटी की तरह नहीं है कि पिता की पुत्री है तो ऊपर से डाल दिया, नहीं, जो जिन्होंने संघर्ष किया है या जिन्होंने पार्टी बनाई है, ये सब लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमारा विस्तार अब शरद पवार के अधीन रहते नहीं होना है। इतने साल हो गए राजनीति में आए हुए, आज भी वे अपने बल पर महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पाए, अपने बल पर जो है सरकार नहीं बना सके। और जो सांसद हैं वो भी एक लिमिटेड क्षेत्र से आ रहे हैं, यानी ये एक क्षेत्रीय पार्टी तो खैर है ही है। क्षेत्रीय पार्टी में भी एक राज्य के एक क्षेत्र की पार्टी बन के रह गई, उसका विस्तार नहीं हो रहा। तो इस बात को वो समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और दूसरी बात, चलिए अजीत पवार का मामला दूसरा हम मान लेते हैं कि वो अध्यक्ष पद चाहते या पार्टी पर कंट्रोल चाहते, एक भतीजा होने के नाते, और पार्टी में जो उन्होंने संगठन में मजबूती दी और उनकी पीड़ा झलक गई थी जब उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उनकी पीड़ा अलग है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, स्तंभ है इनके, उन सब का आना इस बात को जाहिर करता है, इस बात पर मोहर लगाता है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो एनसीपी खत्म हो जाती। वही 4 से जो सांसद होते हैं वही लौट के आते हैं, या उसमें से एक आध कम ही आते हैं, क्योंकि इस बीच उनका आभा मंडल तब भी खत्म हो गया था जब शिवसेना में टूट हुई, क्योंकि सारे मार्गदर्शक तो यही थे, जो महाविकास अघाड़ी है उसके मार्गदर्शक यही है। तो उससे उनका आभा मंडल खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए अजीत पवार गुट ने, वो उनको उभरने नहीं देगा। और अभी उन्होंने कहा हमने पूरे होने की लगाए। जहां तक मुझे लगता है अल्टीमेटली शरद पवार जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके जो कुछ 2-4 लोग हैं वो सब मिलकर के उसमें मर्ज कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे, चुनाव से पहले कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई औचित्य नहीं है, उनकी पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। और छत्रप तो पहले से ही हैं। अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के एक महाराष्ट्र के छत्रप हो जाएंगे
और कांग्रेस के पास वैसे भी कोई फेस नहीं है महाराष्ट्र में, तो उसके रूप में शरद पवार स्थापित हो सकते हैं छत्रप के रूप में, या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, या कांग्रेस पार्टी के खेवनहार के रूप में। तो उनकी जो शरद पवार की जो विपक्षी एकता में लीडर बनने की जो वो थी, तो इस शर्त पर हो सकता है कि अगर ये कांग्रेस में मर्ज करें तो इनको यूपीए का या ये जो अभियान है उसका नेता बनाया जा सकता है, उसका कन्वीनर बनाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है कि उनको वैसे बना दिया जाए। अब ये टूट फूट तो यहाँ हो गई, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में फैल गई, और पहला शिकार अगर कोई हो सकता है तो नीतीश बाबू की जेडीयू। मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि नीतीश बाबू का अपना कोई आधार नहीं है, उनको जितना भी मिलता है वो सब बीजेपी, कम से कम 80% उसमें योगदान बीजेपी के वोटर्स का होता है। उसके बल पर वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बल पर वो राष्ट्रीय स्तर के वो रहे, नेता बने। उनके बल पर जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें 50-50 का रेशियो दिया, आधे तुम्हारे कैंडिडेट लड़ेंगे संसद का चुनाव और आधे बीजेपी के, और उसके आधार पर ये जीत गए। अन्यथा आप देखिए जब विधानसभा के चुनाव हुए तो खेत हो गए थे, 42-43 सीट ही उनकी आ पाई। और इस बात को जो जेडीयू है वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बगैर मोदी के सपोर्ट के हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका आभा मंडल वैसे भी खत्म हो गया। नीतीश कुमार का कभी बीजेपी के साथ जाकर, कभी आरजेडी के साथ जाकर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जो रोज अपमानित करते पलटू चाचा, आज पलटू चाचा उन्हीं के चरणों में चले गए। तो इस बात को उनका कैडर अच्छी तरह जानता है कि हम अगर बीजेपी के साथ नहीं मर्ज होते हैं बीजेपी में तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। और इस बात को राजस्थान में भी ये हो सकता है। ये जो सरगर्मी जब अभी हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लाने की जो आज बात चल रही है, तो ये इसी का प्रभाव है। क्योंकि जिस तरह विपक्षी एकता का मजाक उड़ रहा है, कल के दिन अगर सचिन पायलट अपनी एक पार्टी बना लेते हैं तो पूरा उसमें पलीता लग जाएगा जो विपक्षी एकता की बात है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पहले लगा चुके हैं, बीआरएस इसमें है नहीं, ममता बनर्जी उन शर्तों पर कभी नहीं आएगी, अखिलेश भी अपना यूपी का और 1-2 सीटें देंगे। तो कांग्रेस के लिए भी अपना अब घर बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। उनके लिए बजाय विपक्षी एकता में जाने के या उस तरफ बात करने के, उनके लिए ये जरूरी हो गया कि अपना घर भी देखें। ये नहीं होगा कि सब चल जाएगा। इस राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, जो बड़े प्रयास अब हो रहे हैं 6 महीने पहले चुनाव के, हो सकता है वो डिप्टी सीएम दे दें। हालांकि 6 महीने में डिप्टी सीएम से होगा कुछ नहीं। अब मेरा ख्याल है अगर सचिन मांगेंगे तभी मानेंगे अगर उनको उससे बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया जाए, यानी प्रदेश का अध्यक्ष का। राष्ट्रीय स्तर पर जो महासचिव का पद इनको दिया जा रहा है उस पर वो नहीं मानेंगे। महासचिव तो कई होते हैं, इवन अध्यक्ष जो खड़गे साहब है उनकी क्या हैसियत है। देखिए प्रादेशिक अध्यक्ष होने का ये फायदा होता है कि चुनाव में वो अपने लोगों को ला सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, उनको टिकट दे सकते हैं। तो ये उससे कम पर ये इनका समझौता नहीं होगा और अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे। वैसे भी जो आज की जो मीटिंग है उसमें अशोक गहलोत सशरीर नहीं शामिल हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहे हैं। अशोक गहलोत को पता है कि होना वो ये जो मैं चाहूँगा, तो वो बहानेबाजी अच्छी कर लेते हैं। ऐसे टाइम पर वो किनारे हो गए। वैसे तो दौड़े फिरेंगे कहीं भी, लेकिन अब जब जरूरत है फेस टू फेस बात करने की तो उन्होंने कहा मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करूँगा। तो ये अब कांग्रेस के लिए भी जेडीयू के लिए भी अपना घर बचाने की स्थिति चल रही है। और महाराष्ट्र में भी जो सुना जा रहा है कि जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे तो वो भी अपना एक गुट लेकर के तैयार हो रहे हैं। वो भी काफ़ी समय से नारा चल रहे थे
नारा चल रहे हैं, और वहाँ उनकी पार्टी का उनको भी लगता है कोई जो है वो नहीं है, भविष्य नहीं है। तो इस तरह जो है सिर्फ इस एक घटना ने पूरी विपक्षी एकता में खलबली मचा दी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब हर एक को अपना अस्तित्व बचाने का। हर कोई अब वो, क्योंकि एक रास्ता खुल गया है, दरवाजे खुल गए हैं। जो असंतुष्ट लोग हैं उनको, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है अपना असंतोष जाहिर करने का या अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने का। अभी आपने देखा होगा कि जो हरिवंश राय हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनको जो है मिलने गए नीतीश कुमार, जबकि वही नीतीश कुमार उनसे नाराज थे। अब नीतीश कुमार भी एक एक अपने एमएलए और उनको जो है मिल रहे हैं। तो ये स्थिति ये आ गई है कि इस बम की आवाज़ जो है पूरे देश में फैल चुकी है, और शरद पवार जी का तो पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया एज ए एनसीपी। कांग्रेस में जाएंगे तो अलग बात है, अदरवाइज इस उम्र के इस पड़ाव में जो है वो पार्टी दोबारा खड़ा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्टी के एक एक व्यक्ति, एक एक स्तंभ, एक एक ईंट निकल चुकी है। अभी आप देखिए 2-4 महीने में, क्योंकि 6-7 महीने 8-9 महीने ही रह गए हैं चुनाव के, तो आगे आने वाले जो है 3-4 महीने बहुत कुछ राजनीतिक परिदृश्य में कई खेल होंगे। तो उसको आप वॉच करिएगा और देखिएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।